हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी पीटी 2024 घटना चक्र इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये जो घटना चक्र का नया वाला बुक आया हुआ है, इसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। और आज इस सेशन में हम लोग इसमें जो इंडियन ज्योग्राफी के भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज एक ही सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इसी प्रकार से ऑलमोस्ट मैंने ये पूरा बुक आपको कवर करा दिया है, सारे पोर्शन सारे सब्जेक्ट मैंने कवर कराया हुआ है। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो बगल में बेल आइकन है घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 70 बीपीएससी 2024 से रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी 2024 घटना चक्र इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख भी सकते हैं भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत विस्तृत है, और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न किस वर्ष बीपीएससी में पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये 39th बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। बताइए, भारत विस्तृत है। सब लोग आंसर कमेंट करिएगा, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक आप जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। और देखिए, कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अच्छा, 2 प्रश्न और बन सकता है कि भारत की मुख्य भूमि जो है कितने कितने अक्षांशों के बीच में है। भारत की मुख्य भूमि जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांशों के बीच में फैली हुई है। अच्छा, अगर प्रश्न बनेगा कि भारत की मुख्य भूमि कितने देशांतरों के बीच में है, ये तो अक्षांशों के बीच में फैली हुई है। अगर आपसे पूछा जाए देशांतरों के बीच में फैली हुई है तो याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री, ठीक है ना, 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच में फैली हुई है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या के बारे में पूछा गया है। ठीक है, आप देखिए ये आपका 1994 का क्वेश्चन है। अगर आज के संदर्भ में हम बात करते हैं, आपका 2011 की जनसंख्या का जो आखिरी आंकड़ा है, अंतिम आंकड़ा है, उसका अनुसार तो वर्तमान में जो है 17.5% यानी कि 17.5% जनसंख्या है संपूर्ण मानव जाति का, ठीक है ना। तो ऑप्शन में तो 17.5 नहीं दे रखा है, आप याद रखिएगा यहाँ 17.5 के निकटतम दिया गया है, 17% जनसंख्या है। क्लियर, बट आप 17.5 याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT
में अंतर पाया जाता है? बताइए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्लियर, IST और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच अंतर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे का। आप सभी को पता है 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है। चलिए, और देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है भारतीय मानक समय कहा जाता है, और यह प्रयागराज के निकट नैनी से होकर के गुजरती है, इलाहाबाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी प्रकार से मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स जो है घटना चक्र का 70 BPSC प्री 2024 के लिए कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिहार ज्योग्राफी वाला सेशन जरूर देख लीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? अच्छा, भारत जो है ये 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे जो छोटी सीमा है वो आपका अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो यहाँ पर बांग्लादेश दे रखा है, और बांग्लादेश के साथ असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइजोल जो है, आइजोल, ठीक है ना, ये मिजोरम में पड़ता है। यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि भोपाल जो है और रांची जो है ये कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत के किन राज्यों की सामान्य सीमा यानी कि कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कॉमन बॉर्डर है। तो ऐसा कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जिसके साथ ये कॉमन लैंड बाउंड्री शेयर करते हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। वैसे पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो है ये आपके लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। बांग्लादेश के साथ मैंने अभी आपको बताया था, बांग्लादेश के साथ असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा जो है ये आपके लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो कोई भी कॉमन बॉर्डर नहीं है। ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। हुंड्रू जो है एक तरह का जलप्रपात है, और फ्रेंड्स ये पड़ता है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए स्वर्ण रेखा नदी पर यह स्थित है हुंड्रू जलप्रपात, क्लियर, झारखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न नंबर है कि भारत की सर्वोच्च चोटी है। अब इसका आंसर अलग अलग प्रकार से आएगा। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हिमालय पर्वत श्रेणी की पर्वतों की जो ऊंचाइयाँ हैं उससे संबंधित जो अगर हम बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट जो है आपका सबसे ऊंचा है, ये नेपाल में पड़ता है। उसके बाद देखिए गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको कि हम लोग K2 बोलते हैं, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। तो गॉडविन ऑस्टिन ही इसका आंसर होगा। हम जो है इसको अपना भारत में मानते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि ये आपकी विवादित POQ में है, लेकिन मैं मानूंगा कि वो भी हिस्सा हमारा ही है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच में होती है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच में होती है। तो फ्रेंड्स ये आपका 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग पर 5500 से लेकर के 6000 मीटर, ठीक है ना। और फ्रेंड्स महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से लेकर के 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस प्रकार से पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा आपका 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर है। तो यहाँ पर 4300 से 6000 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश जो शिवालिक श्रेणी है उसके दक्षिणी भाग पर स्थित है। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रेणी है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। शिवालिक के दक्षिण में भाबर का मैदान है, शिवालिक के दक्षिण में भाबर, ठीक है ना, भाबर का मैदान है, जिसे शिवालिक का पर्वत पदीय प्रदेश माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर शिवालिक राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय का निर्माण ये जो है आपका हुआ है किसमें, तो प्लियोसीन युग, यानी कि जिसको कि सेनेजोइक महाकल्प युग भी कहा जाता है। प्लियोसीन, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लियोसीन युग, ठीक है ना, या फिर सेनोजोइक महाकल्प में। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेनोजोइक में दिया गया है, सेनोजोइक महाकल्प, प्लियोसीन भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत, देखिए अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है, ठीक है ना। हिमालय पर्वत भारत का अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए सेनोजोइक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक यानी कि फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में बताइए, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की भौतिक इकाइयों का आरोही क्रम जो होगा वो आपका तटीय मैदान, ठीक है ना, वो आपका हो जाएगा तटीय मैदान। तो तटीय मैदान यहाँ पर है। उसके बाद आपका केंद्रीय उच्च भाग, उसके बाद आपका महान मैदान और फिर आपका उत्तरी पर्वत, ठीक है ना। तो 1, 3, 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की क्रम में जो है व्यवस्थित करना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दक्षिण की ओर, उत्तर से, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है, बताइए। तो सिंपल सा है, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर, इसका उत्तर से दक्षिण की क्रम क्या होगा। तो दक्षिण के क्रम में सबसे पहले आपका काराकोरम होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद आपका जास्कर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पीर पंजाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रम आपका हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो यहाँ पर देखिए दूसरा, उसके बाद पहला, फिर आपका चौथा और तीसरा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें से 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखिए छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार की बात करते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसमें विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है और मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है और इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलता है। पठार के ढाल तीव्र स्कार्पो के रूप में, तेज स्कार्पो के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक तरह का अग्रगंभीर है, ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, ठीक है ना। 4 कथन है और यहाँ पर आपको इन कथनों में से सही कथन कौन सा है वो आपको चुन करके बताने हैं। चलिए यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारा स्टेटमेंट पढ़िए। कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। बिल्कुल यहाँ पर सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रत में हुई, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट की त्रिकोणीय अभिसरण के परिणाम स्वरूप हुई है, तो ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 1, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, बताइए कौन सा इसमें से मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो है इसमें से मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहा है भुवन पहाड़ियाँ। देखिए भुवन पहाड़ियाँ असम के बराक घाटी में स्थित है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, ये मेघालय पठार का अंश हैं, मेघालय पठार के भाग हैं। और भुवन पहाड़ी मैंने अभी आपको बताया है कि ये असम के बराक घाटी में स्थित है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है, बताइए इल्मेनाइट किसका खनिज है। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका टाइटेनियम का है, ठीक है ना, टाइटेनियम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की तट रेखा। देखिए भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई जो है 5422.6 किलोमीटर है।
ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ 5422.6 किलोमीटर है भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई, और मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई जो है ये आपका 2094 किलोमीटर है। इस प्रकार से अगर बात करें तो भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीप के साथ भी अगर मिला लें, जो आइलैंड है उसके साथ भी, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। आप एक बार इनको जोड़ करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो इसको आप एडजेक्ट याद रख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई भी राइट आंसर इसमें से नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहा जाता है सह्याद्री, ठीक है ना, सह्याद्री कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक दर्रा है उमलिंगला दर्रा, नाम याद रखिएगा इसका। क्या नाम है, उमलिंगला दर्रा, ठीक है ना। उमलिंगला दर्रा यह जो है दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है, यह दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है, ठीक है ना। और ये लद्दाख में पड़ता है। क्लियर, पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला क्षेत्र में है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है, अगर निम्नलिखित में से पूछता तब तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, लेकिन वह दर्रा जो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, ठीक है ना। तो ये दर्रा जो है फ्रेंड्स कौन सा है, तो इसका नाम याद रखिएगा, इस दर्रा का नाम है यांगजी दीवान, ठीक है ना। यांगजी दीवान, यहाँ मैं लिख देता हूँ यांगजी दीवान, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित जो दर्रा है ये यांगजी दीवान है। उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है। जवाहर सुरंग का निर्माण, तो फ्रेंड्स ये हुआ आपका बनिहाल दर्रा के, ठीक है ना, बनिहाल दर्रा के, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बनिहाल दर्रा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है। जवाहर सुरंग, तो अभी मैंने आपको बताया है जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है, तो बनिहाल दर्रा, ठीक है। तो बनिहाल दर्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू जो है यह आपका अरब सागर में है, ठीक है ना। अरब सागर में द्वीप का समूह है एक, और यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पर आपका लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या जो है ये 36 है, ये आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम भारत में है ये, ठीक है, दक्षिण पश्चिम भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, बताइए। तो फ्रेंड्स यह प्रवाल उत्पत्ति का है, ठीक है ना, प्रवाल उत्पत्ति का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था 36, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह जो है किसका अंग है, विदर्भ। तो फ्रेंड्स विदर्भ जो है महाराष्ट्र राज्य का उत्तरी पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है, तो ये महाराष्ट्र का अंग है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है निम्नलिखित में से पूछ रहा है। वैसे 2021 वाला फॉरेस्ट रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, तीसरा छत्तीसगढ़ का है। तो मध्य प्रदेश नहीं है, दूसरा नंबर का यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, और निम्नलिखित वर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, तो इन्हीं में से बताना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित किस पहाड़ पर, मतलब किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है, पूर्वी पश्चिमी घाट का मिलन होता है। तो ये जो है आपका नीलगिरी पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, ठीक है ना, डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से देखिए कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है। गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करता है, तो फ्रेंड्स ये विंध्याचल श्रेणी है,
ठीक है ना। विंध्याचल पर्वत श्रेणी दक्षिण के मध्य उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है और यह पर्वत गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। तिब्बत सीमा से उत्तराखंड का कौन सा जिला? तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड का अगर हम बात करते हैं तो 3 जिला, पिथौरागढ़, ठीक है ना, चमोली और उत्तरकाशी। पिथौरागढ़ यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है, पिथौरा इस तरह से होगा, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली ये आपके तिब्बत से लगते हैं और अल्मोड़ा नहीं लगता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और पिथौरागढ़ जो है ये नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ये पिथौरागढ़ जो है नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और तिब्बत के साथ भी सीमा साझा करता है। क्लियर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, यहाँ मैं लिखता हूँ चंपावत और उधम सिंह नगर, ये जो है आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और पिथौरागढ़ तो दोनों में कॉमन हो गया, तिब्बत से भी और नेपाल से भी। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? पूर्व की ओर, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो पूर्व की ओर प्रवाहित जो नदी नहीं होती है वो कौन सी है? तो फ्रेंड्स देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ पर नर्मदा हो जाएगा और गंगावेली हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और ये अरब सागर में गिरती है। तो 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है, यानी कि सहायक नदी है? तो भीमा जो है ये आपका कृष्णा की है। कृष्णा की और भी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? तो यहाँ पर देखेंगे, प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं, बिल्कुल इनका कोई हिमालयी स्रोत नहीं है और ये नदियाँ युवा बलित पर्वत से होकर के बहती हैं और अभी भी युवा अवस्था में हैं। नहीं, ये आपका नहीं होगा, ये हिमालय वगैरह से नहीं निकलती हैं और इन नदियों में छोटे छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र होते हैं। बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, आपको पता है ना, इसमें कपास की खेती अच्छी होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो सर्वाधिक आपका ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, ठीक है ना। बाकी कर्नाटक, गुजरात यहाँ पर भी पाई जाती हैं। क्लियर। कर्नाटक में भी पाई जाती हैं, गुजरात में भी पाई जाती हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर ना। आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती हैं, तमिलनाडु में भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर 1 से अधिक राइट आंसर होगा, क्योंकि कर्नाटक और गुजरात यहाँ पर दे रखा है। चलिए, उसके बाद देखिए, 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? 2020 में, तो 2020 में जो है सबसे ज़्यादा चावल का, धान का, और चावल के उत्पादन में अब एक नया राज्य उभर करके आया है। हम लोग पश्चिम बंगाल पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब आपको आज से तेलंगाना याद रखना है, ठीक है ना, तेलंगाना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार जो है ये कहाँ पर है? तो ये आपको पता है ना कि राजस्थान जो है उसका खेतड़ी बेल्ट, ठीक है, याद है, तांबा उद्योग के लिए ये फेमस है। चलिए, तो यहाँ पर आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं? तो मध्य गंगा मैदान के ये भाग में सम्मिलित हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग केंद्र है, उद्योग का केंद्र है? तो इसमें से उद्योग का केंद्र जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा हो जाएगा। भीलवाड़ा जो है ये आपका वस्त्र उद्योग का केंद्र है, राजस्थान में है और यह एक तरह का वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो उद्योग का केंद्र कौन सा है? तो आपका भीलवाड़ा, ठीक है, वस्त्र उद्योग का। चलिए, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित है? सबसे कम, ठीक है ना, वन क्षेत्र आच्छादित है। तो सबसे कम यहाँ पर पूछा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम वनावरण चंडीगढ़ में है, ठीक है ना, सबसे कम चंडीगढ़ में है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी, तो ये शिवालिक श्रेणी का भाग है। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का भाग है, ठीक है ना। शिवालिक श्रेणी यह बाह्य उप हिमालय का एक भाग है।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है। तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी जो है इसमें से कौन सी है, तो ये आपकी इलायची की पहाड़ी है, इसको कार्डेमम पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, ठीक है ना, तो सबसे बड़ा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, उस समय बिहार था ना, तो दरअसल हुआ था क्या कि जनसंख्या के, ये प्रश्न देखिए 2008 का है। दरअसल हुआ था क्या कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था और आपका भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से। फिर तेलंगाना के गठन के बाद ये आपका हो गया 13वां, ठीक है ना। फिर जब जम्मू कश्मीर जब अलग हो गया ना, मतलब राज्य का दर्जा उसे हटा लिया गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो पुनः ये 12वां हो गया है। तो इस प्रकार से आज के संदर्भ में भी इसका आंसर बिहार ही होगा। चलिए भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। द्रविडियन प्रजाति जो है ये आपका भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है और इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु यह सब प्रमुख है। ठीक है, तो ये आपका दक्षिण भारत हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, किस राज्य में। तो फ्रेंड्स देखिए 2011 का जो जनगणना है उसके अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा दे रखा है। उसके बाद देखिए भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, भील जाति। तो भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर मेनली पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र दे रखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, सही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आप भील गुजरात, अभी जैसे मैंने आपको बताया, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, और तोड़ा केरल नहीं होगा, तोड़ा भी तमिलनाडु ही होगा। ठीक है ना, तो ये केरल नहीं होगा, तमिलनाडु होगा। तो ये आपका सही सम्मिलित नहीं है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितना से कम होती है। तो जहाँ पर भी शुष्क एवं आपके जो अर्धशुष्क भाग हैं वहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो होती है ये 75 सेंटीमीटर से कम ही होती है। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। और वहाँ जो खेती की जाती है उस खेती को शुष्क भूमि कृषि कहा जाता है। चलिए, और देखिए प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है। जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसका जो क्षेत्र है, प्रदेश है, वृष्टि छाया, ठीक है ना, वहाँ पर शुष्क कृषि की जाती है। देखिए थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है। इंदिरा गांधी नहर ये निकलती है हरिके बैराज से, पंजाब से, ठीक है ना, और राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर के लगभग ये समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आपका हरिके बैराज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। देखिए नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उनका विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर केरल, कर्नाटक, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हुआ है। इसका विकास पूर्वी घाट पर नहीं हुआ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं। तो देखिए दंडकारण्य का क्षेत्र जो पड़ता है ना, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, फिलहाल आप बताइए कि ये जो आपका इंद्रावती और सबरी है किसकी सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स ये नदी जो है ये आपकी गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मौसम के प्रदर्शन से संबद्ध है। तो वायुमंडलीय विशेषताएं जो भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है, ये आपका उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है। उसके बाद देखिए अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसको कि ITCZ कहा जाता है, ITCZ है, तिब्बती उच्च ला नीना। तो यहाँ पर सभी राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है। तो इनको मैतेई कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मैतेई कहा जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा कि लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये 2023 में पूछा गया है। लिखापानी जो हिमनद है, तो फ्रेंड्स लिखापानी जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज के भी संदर्भ में याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर चर्चा किया था पहले ही कि ये आपके मध्य गंगा के हिस्से हैं। चलिए देखिए जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो जोग शरावती, कपिलधारा, कावेरी, ठीक है ना। उसके बाद धुआंधार जो है अगर आपका धुआंधार या आपका गोदावरी नहीं होगा, ठीक है। धुआंधार नर्मदा पर है। कपिलधारा जो है ये कपिलधारा ये भी आपका नर्मदा पर है, ठीक है ना। और जोग शरावती ये आपका सही दिया गया। तो पूछा गया कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, बी और सी, यानी कि एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा कि भारत की निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से अगर हम दक्षिण व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम, फिर काकीनाडा, ठीक है ना। विशाखापट्टनम हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा काकीनाडा, काकीनाडा हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, काकीनाडा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा मछलीपट्टनम और नागीपट्टनम, ठीक है ना। तो आपका 2 और 3 हो जाएगा, 4 1 2 और 3, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है, नहीं पूछा गया। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, युवा बलित पर्वत नहीं है। अच्छा, बलित पर्वत वे पर्वत हैं जो पृथ्वी के परत के ऊपरी भागों में वलन के फलस्वरूप बने हैं, और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीन बलित पर्वत है और एक प्राचीन पर्वत है, ठीक है ना। नवीन बलित पर्वत जैसे कि हिमालय, आल्प्स, ये सब हो गए, और प्राचीन बलित पर्वत जो होगा या अरावली, अल्पेशियन, यूराल, ये सब हो गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है युवा बलित पर्वत नहीं है, तो यानी कि नवीन बलित पर्वत तो हिमालय और आल्प्स हैं, ठीक है। तो और बाकी जो है पुराने वाले जो प्राचीन हैं उसमें आपका अरावली हो गया, उसके बाद अल्पेशियन हो गया। तो वैसे ही एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो अरावली, अल्पेशियन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है। किसकी न्यून हिमरेखा, हिमरेखा से तात्पर्य पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा जिसके ऊपर अस्थायी बर्फ अवश्य होती है, ठीक है ना, और जिस कारण से वहाँ कोई वनस्पति नहीं उगती है। तो इसमें से देखेंगे तो आल्प्स क्षेत्र की हिमरेखा इसमें से न्यून है, ठीक है ना, आल्प्स क्षेत्र के। चलिए उसके बाद देखिए कर्क रेखा के द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। कर्क रेखा के द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो फ्रेंड्स ये आपका मालवा का पठार का, ठीक है ना, मालवा का पठार। यह मध्य भारत से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और रेखा भारत के 8 राज्यों से, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। और इसके द्वारा सर्वाधिक आच्छादित जो क्षेत्र है ये मालवा का पठार है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर के गंगा नदी बनाती है, बताइए। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर के गंगा नदी बनाती है। तो फ्रेंड्स ये बनाती हैं देवप्रयाग में, ठीक है ना, देवप्रयाग में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है। तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जो है ये आपको ऑब्वियसली इसमें से निम्नलिखित में से पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से किसका होगा, बताइए। तो निम्नलिखित में से आपका पोनानी का हो जाएगा, ठीक है ना, पोनानी का। चलिए भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। यारलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना ये नदी कहलाती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तेल नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है। तो देखिए तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है ना। तो महानदी तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में इसमें से कौन सी नदी गिरेगी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे बताया था कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये और भी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, ए और बी दोनों हो जाएगा। ये लूनी, नर्मदा, ताप्ती ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। चलिए निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। तो गंगा नदी घाटी का भाग जो है इसमें से कौन सी नदी है। तो फ्रेंड्स ये बराकर है और उत्तरी कोयल है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बराकर है और उत्तरी कोयल है, ठीक है ना। तो बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदी हैं। तो इस प्रकार से आपका एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिला में होता है।
तो सोन और गंगा का संगम जो होता है ये आपका पटना में होता है। चलिए, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, बताइए। तो इसमें से आप देखेंगे उत्तर काशी नहीं है, उत्तर काशी नहीं है इसमें से। बाकी फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, ठीक है ना। उत्तर काशी नहीं है, उत्तर काशी का संबंध भागीरथी नदी से है। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है, बताइए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, आपका भारत में जो है देश में लगभग 90% से अधिक कोयला का भंडार और उत्पादन गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान होता है इसमें। और गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है, सोन घाटी कोयला क्षेत्र है, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र है, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र है, वर्धा कोयला क्षेत्र भी है, राजमहल कोयला क्षेत्र और भी है। तो यहाँ पर दामोदर, महानदी, सोन, एक से अधिक राइट आंसर होगा। चलिए, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चीनी उद्योग के बारे में 2023 का क्वेश्चन है। देखिए, उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नहीं, अब हाँ बिल्कुल, अगर इसमें से हम बात करते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पहला स्थान पर हो गया उत्तर प्रदेश। अब पहले क्या था ना, महाराष्ट्र आगे निकल गया था। अभी जो नया आप जून वाला रिपोर्ट देखेंगे ना, तो उसमें आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। तो ये तो गलत हो गया, दूसरा दिया गया। यह वजन कम करने वाला उद्योग है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह आपका वजन कम करने वाला उद्योग है, ठीक है ना। वजन घटाने वाला उद्योग है ये आपका गन्ना उद्योग, चीनी उद्योग। महाराष्ट्र देश में अग्रणी है, यह अब उल्टा हो गया है, एक बदल गया है, मतलब एक पर उत्तर प्रदेश, दो पर महाराष्ट्र, ये भी गलत हो गया। तो केवल बी यहाँ पर अब आज के संदर्भ में सही होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर सुधार लेंगे तो महाराष्ट्र जो है अग्रणी नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश बना लीजिए, और यहाँ अगर आप महाराष्ट्र बना लेंगे तब इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत में मानसून के समय में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति 10 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और चक्रवात जो है एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसमें हवाएं अंदर की ओर घूमती रहती हैं, ठीक है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त यानी कि प्रोन नहीं है भूस्खलन। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो आपका हो जाएगा पूर्वी घाट, ठीक है ना। पूर्वी घाट हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। ये पूर्वी घाट जो है भूस्खलन प्रकृति नहीं है। भूस्खलन प्राकृतिक आपदाएं हैं जो मुख्य रूप से आपके पहाड़ी वाले ब्लॉकों में होती हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र कटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। तो यह आपका है तमिलनाडु तट यानी कि कोरोमंडल तट, ठीक है ना। कोरोमंडल तट जो कि सबसे अधिक इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो और गहरे चैनल बनाता है, इसको क्या तो ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये गली कटाव, ठीक है ना, इसको बोलता है गली इरोजन, ठीक है ना। गली कटाव, गली कटाव और चंबल बेसिन में पाया जाता है जहाँ इसे खड कहा जाता है, जहाँ पर इसको खड कहा जाता है, ठीक है ना, खड कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ पर होती है। तो फ्रेंड्स होती है ये आपका कोरोमंडल तट पर, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। तो फल और सब्जी की खेती क्या कहलाती है। फ्रेंड्स इसको कहा जाता है बागवानी, ठीक है ना, बागवानी कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर इसको कहा जाता है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है और अंगूर की खेती कहलाती है विटीकल्चर, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है और केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में इसको एक सामान्य घटना माना जाता है। इसे स्थानीय रूप से जाना जाता है मैंगो शावर्स के रूप में। याद रखिएगा मैंगो शावर्स, और ये मैंगो शावर्स वर्ड आपको आगे मिलेगा जहाँ पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होकर के गलत आंसर कमेंट करेंगे। तो ये पूरा स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। तो वातावरण जो होता है ये आपका होता है किसके द्वारा, सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर विकिरण में जो दीर्घ तरंग है, ठीक है ना, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है। ये आप देख सकते हैं 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है ना।
चलिए, सूखा स्थान इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे सूखा स्थान इसमें हो जाएगा आपका लेह हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु की भिन्नता का कारण पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इनकी भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ठीक है ना, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। समुद्र तल से ऊंचाई जो है अलग अलग है इनकी, इसीलिए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र आ गया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसके बारे में। तो फ्रेंड्स ये आपका आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, देखिए दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है और यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो यहाँ पर 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा इसका। भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है किस प्रांत में है? तो भरमौर जो है ये आपका कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। कश्मीर में देखिएगा हिमाचल प्रदेश से जाएगा। अगला प्रश्न, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पहलगाम जो बसा हुआ है ये आपको बचा हुआ है लिद्दर के किनारे, ठीक है। लिद्दर ये झेलम की एक सहायक नदी है। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? राजस्थान की इसमें से हल्लीकर नहीं है, ठीक है ना, हल्लीकर इसमें से नहीं है, ये कर्नाटक की एक तरह की नस्ल है। चलिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ये कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये आपका तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक जो होगा ये कौन सा हो जाएगा, बताइए। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हो जाएगा तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये आपका राजस्थान में है ना, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसको जो है नहावा सेवा भी कहा जाता है ना, ये आपका है महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो फ्रेंड्स ये आपकी होती है सबसे ज़्यादा दक्षिण पश्चिम के मानसून से, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। चलिए, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, कारण क्या है? यहाँ पर सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए यहाँ पर कारण क्या है। ऑप्शन ई जो है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक है। नीचे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, 67 बीपीएससी का प्रश्न है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? ईंट बनाने के लिए, ब्रिक्स के लिए, तो लैटेराइट मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखिएगा कि दुमट्टी यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो फ्रेंड्स इसमें बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, ये सारे कण मिलते हैं, ठीक है ना, ये सारे कण मिलते हैं। गाद के कण भी यहाँ पर मिलते हैं, तो सभी प्रकार के। देखिएगा कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? सबसे ज़्यादा पानी मिलता है किसमें पौधों को? तो फ्रेंड्स ये चिकनी मिट्टी में मिलता है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार के क्षेत्र में त्रिवेणी नहर से होती है, ठीक है ना, पश्चिमी चंपारण से ये निकाली गई है। आगे आपको मिलेगा गंडक से। चले, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक की चुनिए। देखिए, उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीच बिल्कुल सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो होगा आपका सभी चारों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरक का प्रयोग। तो आप देखेंगे कि इसका भी 1 से अधिक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है उत्पादकता बढ़ाने के लिए। देखिए, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है किससे? तो सभी प्रकार की कृषि से है। हरित क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, सबसे। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से। देखिए, काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति, तो फ्रेंड्स ये आपके कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, कच्चा तेल उत्पादन से। ये नीली क्रांति था। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है?
भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है, और अधिकतम धान उत्पादक राज्य, चावल उत्पादक तेलंगाना हो गया है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होती है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे जो है भारत के गन्ना का सबसे ज़्यादा पैदा कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। तो इन सभी दो राज्यों का कॉम्बिनेशन दिया गया है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश। अच्छा, बिहार में जो पश्चिम चंपारण जिला है ना, पश्चिम चंपारण, यहाँ पर गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए, भारत के एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन करता है, तो अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जम्मू कश्मीर। ठीक है। देखिए, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? देखिए, नहीं पूछा गया है नकदी फसल, तो इसमें से आपका ज्वार नकदी फसल नहीं है, बाकी जूट, मूंगफली, गन्ना ये नकदी फसल है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? लौह अयस्क से, तो लौह अयस्क से यहाँ पर आप देखेंगे उड़ीसा हो जाएगा और मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से लौह अयस्कों में से बेलाडीला जी खान है एक, किसका खान होता है बेलाडीला? तो बेलाडीला की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ में है और ये हेमेटाइट के लिए। चलिए, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, तो झरिया में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भूमिगत कोयला का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। उसके बाद देखिए झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झरिया में मुख्यतः कोयला है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। ठीक है, और उनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए, बताइएगा, इसमें से आप आंसर बताइए। तो देखिए, निम्न कोटि का कोयला और कोयला संचालन में बाधा, बिल्कुल सही है। धुलाई संस्थानों की उपयोग की क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन कीमत, ये सभी होगा। तो 1, 2, 3, 4 कहाँ पर? ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर है? तो सबसे पुराना तेल का भंडार जो है ये दिग्बोई असम में है। ठीक है ना, दिग्बोई असम में है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र घाटी का ये तेल भंडार है और ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है, दिग्बोई असम में। देखिए, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट तो ये 1973 में पैदा हुआ था। ठीक है ना, जब आपका तेल निर्यातक देश ओपेक थे, उन्होंने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना जो है वृद्धि अचानक कर दिया था ओपेक ने। ठीक है ना, तो ये आपका 1970 और 80 के दरमियान हुआ था। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है? सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक बताइए, सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक इसमें से कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से आपका हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है ना, कर्नाटक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है कर्नाटक। ठीक है, चलिए, कर्नाटक सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है। ये जून 2024 के आंकड़े के अनुसार बता रहा हूँ मैं। पवन ऊर्जा में आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, और टोटल अगर नवीकरणीय ऊर्जा में पूछेगा कि किसका सबसे ज़्यादा उत्पादन है, टोटल जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन है उसमें गुजरात आगे है। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय ऋणता, ठीक है ना, इसके निम्नलिखित कारणों पर विचार करना है और राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो होगा आप देख लीजिए एक बार। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली विक्रय, प्रसारण और संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं राज्य विद्युत बोर्डों के लिए, वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी है और राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों की, तो इसमें से आपका सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए इसको। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है। अच्छा, टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, और ये आपका राइट आंसर इसमें से आपका टाटा नगर हो जाएगा। चलिए, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया जो है ये सीमेंट के लिए फेमस है। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग इसमें से आपका खेतड़ी में है, राजस्थान में। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा।
ये झुंझुनू जिला में पड़ता है। चलिए, टीटागढ़ जो है कागज़ के लिए फेमस है, आपको भी पता होगा टीटागढ़। तारापुर जो है आपका ये परमाणु ऊर्जा के लिए। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए फेमस है? तो ये तांबे के लिए। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये आपके जो महानगर के जो आपके राजमार्ग हैं उनको जोड़ने का है, ठीक है ना, तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलते हैं कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये मिलती है आपकी अनाईमुडी में। भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। एल नीनो के कारण जो है आपकी कम वर्षा होती है ना, शायद सामान्य वर्षा कम वर्षा हो जाएगा, सूखा वाला कंडीशन। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है, तो पूर्वी छोर पर आपका नामचा बरवा। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, नामचा बरवा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन क्षेत्र में है, सुंदरवन में, तो ये आपका हो जाएगा इसमें से मैनग्रोव है, ये सघन मैनग्रोव वन है सुंदरवन। चलिए, उसके बाद देखिए कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो कांटेदार जंगल की बात करते हैं तो ये शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और इस प्रकार के जंगल आपके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट, दक्कन के पठार वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। गुजरात के पूर्वी ढलान पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट, इन सब एरिया में। चलिए, देखिए कैगा जो है एक तरह का आपको पता है, कैगा जो है ये आपका क्या है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र है, और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो मंगलौर के निकट यह न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, ठीक है ना, ऑप्शन ए। चलिए, उसके बाद देखिए हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो हरित क्रांति के कारण आपको पता है सबसे ज़्यादा गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों का सही क्रम पहचानना है। ध्यान रखिए, घटते क्रम में, ठीक है ना, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में अगर हम बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य जो है ये आपका उत्तर प्रदेश है। उसके बाद राजस्थान, पंजाब और फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? तो सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी किस राज्य में है फ्रेंड्स, बताइए? सबसे ज़्यादा मेघालय में है, मेघालय में। उसके बाद देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से क्या उपलब्ध है? तो यहाँ पर चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण है ये। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल जो है ये आपको पार करती है किसको? तो फ्रेंड्स ये पूर्वी पीर पंजाल को। याद रखिएगा, अटल टनल 9.02 किलोमीटर, ठीक है ना, ये आप लेंथ इसका याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाँ, कि निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेन जो है, राजधानी ट्रेन कौन से एक अधिकतम दूरी तय करती है? मतलब कि इसमें से किस नंबर की राजधानी ट्रेन जो है वो सबसे अधिकतम दूरी तय करती है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये राजधानी एक्सप्रेस जो है ना, ये आपका त्रिवेंद्रम सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन तक, यानी कि दिल्ली तक, यहाँ ऑप्शन बी होगा। अच्छा, ये तो राजधानी ट्रेन पूछ लिया था, वैसे अगर पूछता सबसे लंबी दूरी वाला जो ट्रेन है ये विवेक एक्सप्रेस है, ठीक है ना। चलिए, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा जो स्पीड पोस्ट है इसकी शुरुआत किया गया था 1986 में, 1986 में, ठीक है ना। चलिए, देखिए भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो दूरभाष का प्रादुर्भाव हुआ था आपका 1851 में, ठीक है ना, 1851 में। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। 1851 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी ने जो है इसने कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद, कराची वगैरह में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए थे। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि पाट रीजन जो है ये अवस्थित है, पाट रीजन। तो पाट रीजन जो है ये छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है, यानी कि झारखंड में। चलिए, देखिएगा कि झुमरी तलैया एक रेडियो पर जो है ये गीत था, उस समय फरमाइश के लिए प्रसिद्ध था बड़ा, किस राज्य में स्थित है? तो झुमरी तलैया जो है ये आपका झारखंड में पड़ता है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम बताना। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इसमें से आपका सबसे पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और फिर बिहार आपका, ठीक है ना।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, 3 4 1 2। अभी एक बार देख लीजिए। चलिए देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भौगोलिक क्षेत्र, तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का जो जिला है सबसे बड़ा वो आपका कच्छ गुजरात का है, पहले नंबर पर है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पर लेह लद्दाख है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि असम कुल मिलाकर के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो असम जो है ये आपकी 7 राज्य से घिरा हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार से कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। चलिए तो ये आपका 7 हो जाएगा। देखिए गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ के? गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं? तो फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश का, ऑलरेडी ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था जब मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो गद्दी हिमाचल प्रदेश की है। चलिए उसके बाद देखिए बोडो निवासी है। तो बोडो जो है, बोडो ये मैनली जो है आपको ये आपके पता है ना कि गारो पहाड़ी राइट आंसर हो जाएगा इसका, और ये असम में मैनली पाए जाते हैं। चलिए गारो जनजाति असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय इन सभी जगहों पर पाई जाती है। चलिए गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि के सतह के नीचे लगभग कितना है? तो ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक है, ठीक है ना, ओल्डहम के अनुसार। और ग्लेनी यहाँ मैं लिख देता हूँ, ओल्डहम के अनुसार, ठीक है, और ग्लेमी के अनुसार, और ग्लेनी के अनुसार अगर बात करते हैं, ग्लेनी के अनुसार तो ये आपका 2000 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6000 मीटर तक। चलिए भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी होगी? तो फ्रेंड्स ये गंगा नदी हो जाएगी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे, तो फ्रेंड्स ये कानपुर हो जाएगा। चलिए तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है, सिंधु भी है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर के निकट जो है वहाँ से निकलती है, सतलज भी है और सिंधु भी है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मानस नदी किसकी उपनदी है? तो मानस जो है ऑब्वियसली आपको पता है, इसमें से कौन सी नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। देखिए निम्नलिखित के तुलना के आधार पर हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करना है। अधिकांश हिमालय नदी 12 मासी होती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल यहाँ पर ये करेक्ट दिया गया है, ठीक है। और हिमालय नदी ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते अधिक क्षरण के कारण बनती है, नहीं, हिमालय नदी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये वाला गलत दिया गया, तो पहला और दूसरा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए कौन सी नदी जो है आपका फॉल्ट ड्रॉ से होकर के बहती है, यानी कि भ्रंश द्रोणी से? तो भ्रंश द्रोणी से बहती है नर्मदा नदी इसमें से, ठीक है ना, याद रखिएगा, नर्मदा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, तो पश्चिम की ओर आपका नर्मदा है और ताप्ती है, ठीक है। और कोई नदी है क्या? ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए राप्ती ये घाघरा की सहायक नदी है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी के कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है? तो कावेरी नदी ये आपके निकलती कहाँ से है? तो कावेरी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये कर्नाटक के कोडगु जिले के ब्रह्मगिरी श्रेणी से तलकावेरी से निकलती है ये, ठीक है ना। और ये आपके बहती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सोन, नर्मदा और महानदी निकलती हैं। तो सोन और नर्मदा और महानदी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सोन नर्मदा तो है आपका अमरकंटक से, जबकि महानदी निकलती है धमतरी के सिहावा पहाड़ी से, ठीक है ना। तो ये सिहावा से निकलती है ना महानदी, और बाकी सोन नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। तो इसमें से एक तो कोई आंसर होगा नहीं। दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर आपको छोटा नागपुर पठार की पहाड़ी से निकलती है। चलिए निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी नहीं है? यानी कि आपका भूबंधित नदी है, नहीं है, नदी है। तो भूबंधित इसमें से लूनी नदी है, आपको भी पता है, ठीक है ना, लूनी नदी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी कि मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स क्या है? तो ये कोसी नदी है, और इसी के कारण इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलिए देखिए दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो फ्रेंड्स देखिए दामोदर जो निकलती है ना, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा, ये छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है। छोटा नागपुर पहाड़ से
डक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ है? डक्कन ट्रैप पठार का गठन, तो फ्रेंड्स इसका गठन हुआ है आपका क्रिटेशियस काल में, ठीक है ना, क्रिटेशियस काल में, याद रखिएगा डायरेक्टली। चलिए देखिए, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी और अंडमान निकोबार में, तो उष्णकटिबंधीय ये सदाबहार वन है, ये आपको याद रख लेना है, मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है, यानी कि 75% से कम होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो 75% से अधिक इसमें से अगर बात करते हैं तो नागालैंड में नहीं है, ठीक है ना, 75% से अधिक इसमें से नागालैंड में नहीं है। और मध्य प्रदेश में अगर बात करते हैं तो कितना होगा बताइए? तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश भी होगा, 75% से अधिक नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक है, ठीक है। मिजोरम में आपका 76% है, सॉरी मेघालय में 76% है और मिजोरम में आपका 84% है, जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं और यहाँ से आपको आंसर बताना है। 3 स्टेटमेंट है। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है, ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना, ये आपका गलत दिया गया है। और शिवालिक बाह्य हिमालय जो कि उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, तो पहला और तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के एक राज्य की निम्न विशेषता है और उस राज्य का नाम आपको बताना है, सटीक राज्य का चुनाव करना है। इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है, इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है, खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों की प्रमुखता दी जाती है। बताइए कौन सा राज्य है? तो ये राज्य जो है आपका गुजरात हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बिहार की भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? सबसे नवीनतम, तो सबसे नवीनतम इसमें आपका हो जाएगा बिहार का मैदान, ठीक है ना, बिहार का मैदान। दक्षिण पूर्व का धारवाड़ शैल सबसे प्राचीनतम है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पुरानी जरूर मिट्टी का भंडार भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? पुरानी जरूर मिट्टी का, तो फ्रेंड्स ये आपका इसमें से पाया जाता है पूर्णिया और पटना जिला में, ठीक है ना, पूर्णिया और पटना जिला में। चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। आम्र वर्षा, मैंगो सावर, मैंने बताया था ना मैंगो सावर के बारे में, ठीक है। तो देखिए मैंगो सावर कर्नाटक और केरल में अप्रैल महीने में तड़ी झंझावत के समय होने वाली वर्षा है, जिसको कि हम लोग चेरी बेलासम भी कहते हैं, ठीक है ना। और मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाए। एक मिनट रुक जाइए, कर्नाटक और केरल में तड़ी झंझावत के साथ जो वर्षा होती है अप्रैल महीने में, उसको चेरी बेलासम कहा जाता है, और मई महीने में जो होती है उसको आम्र वर्षा कहा जाता है। तो इसमें से ऑप्शन में तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, निम्न राज्यों में से किस राज्य में विंटर के मौसम में बारिश होती है? तो विंटर के मौसम में बारिश तमिलनाडु में होती है, ठीक है ना, तमिलनाडु में होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए चेरापूंजी अवस्थित है तो मेघालय में, मौसिनराम भी मेघालय में ही है। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो बाढ़ आपका हो जाएगा, बताइए, बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात, तो बाढ़ आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में, भूकंप आपका हो जाएगा हिमालय के यहाँ पर देखिए गिरिपथ प्रदेश में, सूखा हो जाएगा आपका मध्य पूर्वी भारत में, और चक्रवात आपका झारखंड और उत्तर उड़ीसा में चक्रवात आते रहते हैं। चलिए देखिएगा, करेबास मृत्तिका जो जाफरान केसर की एक स्थानीय प्रकृति है, प्रकार है, उसके उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, कश्मीर हिमालय में, ठीक है ना, कश्मीर में ही केसर का उत्पादन होता है। करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेबा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए रेगुड़ किसका नाम है? तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मैंने स्टार्टिंग में बताया था महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। चलिए रेगुड़ नाम है किसका? तो काली मिट्टी का। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है आपका सिंपल सा तरीका है, वनारोपण करके। गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो आपका ये जियो सिंक्लाइन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना, याद रखिएगा जियो सिंक्लाइन, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो फ्रेंड्स इसको बांगर कहा जाता है, पुरानी कछारी मिट्टी को, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित है? तो नदियों के द्वारा निर्मित मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, क्लियर।
चलिए उसके बाद देखिए भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है। तो अगर हम अभी के आंकड़ा के हिसाब से बात करते हैं तो अभी के आंकड़ा के हिसाब से 2021 वाला है, वर्तमान में वनावरण जो है, वनावरण यहाँ मैं लिखता हूँ, वनावरण 21.71% है और वन और वृक्ष का आवरण जो है ये आपका 24.62% है, वन और वृक्ष का आवरण। और बिहार की बात करते हैं तो 7.84%। तो बिहार वाला संदर्भ याद रखिएगा और वनावरण और वन और वृक्ष का आवरण दोनों याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के संदर्भ में भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। और बिहार में घना पतझड़ वाला जिला पश्चिम चंपारण है। चलिए प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र, प्रतिशत में अभी मिजोरम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है। सबसे ज़्यादा संख्या में महाराष्ट्र में है, ठीक है। देखिए निम्न कथन पर विचार करिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू हुई थी, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, ठीक है। और 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसमें विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा करंट से रिलेट करके ये पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनकी अनुमानित संख्या कितना है। देखिए फ्रेंड्स अभी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा वन्य जीव संरक्षण रिपोर्ट दिया गया था और इस रिपोर्ट में अगर हम बात करते हैं तो भारत में तेंदुओं की संख्या 2018 से 2022 के मध्य जो है 8% की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें ध्यान रखिएगा भारत में तेंदुओं की संख्या 2018 में जो थी ये 12,852 थी। इतना पहले आप याद रखिएगा कब, 2018 में। लेकिन 2022 में अब ये संख्या हो गई है 13,874। अब ये संख्या अभी के संदर्भ में जो रिपोर्ट आया है ये 13,874 हो गई है। फ्रेंड्स इसको आप ज़रूर ही याद रखिएगा, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। क्लियर। अच्छा सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तेंदुआ तो ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये वाला अभी का आंकड़ा याद रखिएगा, ठीक है। इनकी अनुमानित संख्या 13,874 है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है बताइए, राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 31%, 31.1% है, ठीक है ना। और ग्रामीण 68.9% है। चलिए सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर, तो फ्रेंड्स ये निकलती है आपकी गंडक से, गंडक से निकलती है, ठीक है। और त्रिवेणी भी आपकी गंडक से ही निकलती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए भाखड़ा नांगल जो है एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल ये सतलज नदी पर है और ये आपकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन सब की एक संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो अभी मैंने बताया था ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो फ्रेंड्स ये कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, ठीक है ना। कावेरी नदी याद रखेंगे। देखिए पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। पट्टी सीमा परियोजना, तो फ्रेंड्स ये कृष्णा और गोदावरी की, ठीक है ना, पट्टी सीमा परियोजना। चलिए इस परियोजना को आंध्र सरकार के द्वारा कार्यान्वित किया गया है। देखिए हीराकुंड बांध तैयार किया गया है तो महानदी पर। चलिए मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध, मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर है। तो मैथन जो है आपको पता है बराकर नदी पर है, बेल पहाड़ी भी है और तिलैया भी बराकर पर ही है, ठीक है। चलिए बराकर जो है ये आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना की, मतलब दामोदर की सहायक नदी है, सीधे से याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। तो इसमें से मीठे पानी की झील कौन सी होगी। तो उलर जम्मू कश्मीर और लोकटक जो आपका मणिपुर में है ये मीठे पानी की झील है। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत में कौन सा कृषि वित्त यानी कि एग्रीकल्चरल फाइनेंस का स्रोत नहीं है। तो इसमें से व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक आपका सभी होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। चलिए कृषि की युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। तो फ्रेंड्स ये विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, ठीक है ना, 2 फसल उगाने से है कृषि की युग्म पैदावार, यानी कि युग्म मतलब आपका पेयर हो गया, ठीक है ना, डबल क्रॉपिंग जिसको बोलेंगे। चलिए भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका 4 स्टेटमेंट दिया गया है और सही उत्तर आपको चुन करके बताना है। तो सबसे पहले मैं आंसर आपको बताता हूँ, दूसरा और चौथा यहाँ पर आंसर दिया गया है। अब आप चौथा स्टेटमेंट पढ़िएगा तो इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है।
और दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। तो आपका ये दूसरा और चौथा राइट आंसर होगा। आप पहला स्टेटमेंट पढ़िए, ये हरित क्रांति से पूर्व लाभान्वित नहीं, उसके बाद लाभान्वित, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, चलिए उसके बाद देखिए, नगदी फसल सम्मिलित नहीं है नगदी फसल में, तो नगदी फसल में गेहूं नहीं होगा, खाद्यान्न फसल है ये, ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो सर्वाधिक गेहूं के उत्पादन में प्रगति किया है, ठीक है। हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो इनमें से चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत की चावल का कटोरा का क्षेत्र का नाम बताइए, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। चलिए, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत भारत में सबसे महत्वपूर्ण देखिए खाद्य फसल कौन सी है, तो ऑब्वियसली चावल खाद्य फसल है। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन अब तेलंगाना में हो रहा है। चलिए, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो सर्वाधिक क्षेत्र में चावल बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो सबसे बड़ा कपास उत्पादक जो होगा ये आपका गुजरात होगा। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर तेलंगाना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। पहले नंबर पर अब गुजरात है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने के मैं नया आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम, गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तीसरे नंबर पर कर्नाटक और चौथे नंबर पर तमिलनाडु। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक होगा, फिर इसके बाद तमिलनाडु होगा। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश पहला, महाराष्ट्र दूसरा, कर्नाटक तीसरा और चौथे नंबर पर अब तमिलनाडु है नए आंकड़े के अनुसार। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लीजिएगा तो आपका बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी होती है, शुष्क भूमि के लिए, तो आपका मूंगफली हो जाएगा राइट आंसर। भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य, तो रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है, ठीक है ना, तो केरल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, तो ये आपका केरल हो जाएगा। चलिए, भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता, तो दाल के उत्पादन में, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, चाय बागान नहीं है, तो यहाँ पर देखिए गिरनार पर नहीं है, बाकी कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग, ठीक है ना। कानन देवन केरल में है, ठीक है, नीलगिरी तो आपको पता है तमिलनाडु में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, तो ये आपका गिरनार पर जो है आपका नहीं है, ठीक है। चलिए, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो कर्नाटक में इसमें से आप देख सकते हैं पुलनेज नहीं है, ठीक है ना, पुलनेज कर्नाटक में आपका नहीं है। चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबा बुदनगिरी ये कर्नाटक में है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए, तमिलनाडु में पुलनेज पड़ता है, तमिलनाडु में। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो इसमें से आवश्यकता से अधिक चाय का उत्पादन कर लेता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य, तो सबसे ज़्यादा पटसन उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो जूट में दूसरा स्थान है, पहला स्थान पर पश्चिम बंगाल है, द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मेस्ता के उत्पादन में याद रखिएगा, मेस्ता के उत्पादन में बिहार एक नंबर पर है, फर्स्ट है, पहला पोजीशन पर मेस्ता के उत्पादन में। देखिए, अखबारी कागज़ उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, अखबारी कागज़, तो ये नेपानगर में है ना, नेपानगर मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए, बुरहानपुर ज़िले में। देखिए, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है, तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं होगा, इसमें से पंजाब में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है, चांदी, तो देखिए चांदी जो उपलब्ध होती है ना, ये कहाँ पर है, तो पहले स्थान पर चांदी में जो है आपका कौन सा है बताइए, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा राजस्थान, ठीक है ना, तो राजस्थान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा, राजस्थान। चलिए, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। चलिए, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, थोरियम के उत्पादन में, तो ये केरल है आपका। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो ऐसा कोई भी खनिज नहीं है जहाँ पर भारत पहले स्थान पर हो, इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक का उत्पादन करता है, सर्वाधिक अबरक का उत्पादन कौन सा राज्य करता है,
तो सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन जो होता है ये कहाँ पर होता है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का उत्पादन करता है? तो राजस्थान हो जाएगा अब, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य है कौन सा? तो समृद्ध राज्य इसमें से अगर बात करते हैं तो अभी के डेट में इसमें से बात करें तो आपका उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सब समृद्ध हैं, ठीक है ना। तो ये पहले का क्वेश्चन है। चलिए भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो फ्रेंड्स ये आपका रानीगंज में दामोदर घाटी नदी के तट पर खोदी गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए रानीगंज है, अब ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, बताइए। तो कोरबा जो पड़ता है ना ये आपका कहाँ पर पड़ता है? कोरबा। तो कोरबा पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। देखिए पश्चिम सिबू में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो चिरिया जो है लौह अयस्क के लिए फेमस है, ठीक है ना, लौह अयस्क के खनन के लिए। चलिए देखिएगा किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है किससे? पीच ब्लेंड से, ठीक है ना, पीच ब्लेंड से। रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है रेडियम। चलिए भारत में पहला पनडुब्बी शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था। तो पहला जो है जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में किया गया था। और फिर उसके बाद दूसरा जो है ये आपका कर्नाटक में हुआ था शिव समुद्रम पर 1902 में। तो पहला तो होगा आपका इसमें से होना चाहिए मतलब दार्जिलिंग होगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर शिव समुद्रम दे रखा है। देखिए भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर के आयोजित किए गए हैं और इसका उद्योग ही ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है बताइए। सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ देखिए भागों में उत्तम श्रेणी के लौह निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के कुल कितने भारत में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? अब देखिए उनकी कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो आज के संदर्भ में 1,50,000 से भी अधिक है, 1,55,56,000 के आसपास में, 60,000 तक के आसपास में है, ठीक है ना। तो ये तो अब बिल्कुल बदल चुका है और अब इनकी संख्या 599 के आसपास भी लगभग पहुंच चुकी है नेशनल हाईवेज की, ठीक है। सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था, सिंपल सा क्वेश्चन, 1853 में डलहौजी के समय में। देखिए बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो ये आपकी 5.5 फीट की होती है बड़ी लाइन की, ठीक है ना, बड़ी लाइन की 5.5 फीट की होती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्मा गोवा पत्तन स्थित है। तो मार्मा गोवा जो है ये आपका गोवा में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का 13वां बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? उस समय का ये करंट का क्वेश्चन था। 13वां बंदरगाह जो है ये बधावन है, ठीक है ना। कौन सा है? बधावन, महाराष्ट्र में, ठीक है ना, बधावन है ये। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तो सुल्तानपुर जो है ये आपकी कहाँ पर है? तो गुड़गांव में है सुल्तानपुर, हरियाणा में पड़ता है। चलिए अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र, अच्छा पहला पूछेगा तो दक्षिण गंगोत्री, पहला पूछेगा तो दक्षिण गंगोत्री, ठीक है ना, दूसरा पूछेगा तो मैत्री और तीसरा पूछेगा तो भारती, ठीक है ना। दूसरा है ये मैत्री, तीसरा भारती है, ठीक है, पहला आपका दक्षिण गंगोत्री है। चलिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है तो फ्रेंड्स ये कैम्बे की खाड़ी में, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। उसके बाद देखिएगा 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो बिहार आता है आपका उपाद्र संक्रमणकालीन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, मिलान करना है यहाँ पर, 4 कंकर काल, ठीक है ना, कायल, मांड, ये सब दिया गया है। तो देखिए 4 आपका डेल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, कंकर आपका हो जाएगा बांगर, कायल आपका हो जाएगा तटीय मैदान और मांड आपका हो जाएगा पंजाब का मैदान, ठीक है। तो इसको मिला लीजिएगा अब आप लोग। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स इसमें से अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो उत्तर दिशा से मिलने वाली जो सहायक नदी है ये सुबनसिरी है, मानस है, यहाँ पर देखिए सुबनसिरी, मानस, ठीक है ना, ये दिया गया है सुबनसिरी और मानस। तो यहाँ 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर ना। चलिए भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा
तैयार किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र, तो फ्रेंड्स ये तैयार किया जाता है भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, ठीक है ना, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल इसमें से दलहन ही तो होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिम गलियार से? अच्छा, पूर्व पश्चिम से जब पूछेगा तो पूर्वी पश्चिम से जोड़ता है आपका सिलचर से पोरबंदर, ठीक है ना, सिलचर से पोरबंदर, असम के सिलचर से पोरबंदर तक। अच्छा, उत्तर दक्षिण गलियारा जब पूछेगा ना तो उत्तर दक्षिण, तो ये आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो 81,000 प्रजाति जीव की पाई जाती है और 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। चलिए देखिए, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो फ्रेंड्स ये आपका 15 अक्टूबर के आसपास में आती हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? सर्वाधिक नगरीकरण जो है ये गोवा का है, ठीक है ना। चलिए, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? मालनाड का संबंध जो है फ्रेंड्स ये कर्नाटक के पठार से है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी और पूर्वी ढलान को कवर करता है और इसे कर्नाटक का चेरापूंजी कहा जाता है। चलिए, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का डैश का भाग है, मतलब किसका भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का। उसके बाद देखिए, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका आंसर सी दे दिया गया है, ठीक है ना। एक बार आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। नामरूप असम में है, ओबरा सोनभद्र में है, ठीक है ना। नामरूप आपका हो जाएगा मतलब दूसरा असम में है, ओबरा यह आपका हो जाएगा सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, परीक्षा ये भी उत्तर प्रदेश में है और कोटा राजस्थान में है, ठीक है ना। चलिए, केरल की साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि? शांत घाटी केरल की, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये आपका राजस्थान है मोटा अनाज का। भारत में सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो सबसे शुष्क स्थान ये जो है, इसमें भारत का सबसे शुष्क स्थान ये जैसलमेर है। उसके बाद देखिए, कौन सी फसल इसमें से जायद है? तो देखिए, जायद फसल के अंतर्गत आपके तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी ये सब आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तरबूज दिया गया है। देखिए, मगध और अंक के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपके मध्य गंगा मैदान के भाग हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? तो फ्रेंड्स ये एक तरह की दुर्लभ प्रजाति है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है? तो एक एक करके पढ़िए, आंसर मैं बता रहा हूँ। अबरक कोडरमा में पाया जाता है, ठीक है ना। अबरक कोडरमा में ये आपका सही दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर आपको मिलान करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए 3, 4, 1 और 2 इसका मिलान होगा। अब देखिए, धारवाड़ चट्टान प्रणाली, तो ये आपका हो जाएगा सबसे पुराने आर्किन रॉक सिस्टम का हिस्सा। विंध्यन चट्टान प्रणाली, तो ये हो जाएगा बलुआ पत्थर, चुना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल, इस प्रकार की प्रणाली के मुख्य घटक हैं। और सेल, ठीक है ना, और सेल तालब स और सेल इस तरह के लिखा गया है, ठीक है ना। आगे नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। क्वाटरनरी चट्टान, तो ये आपका है हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि की तीव्र जमाव से निर्मित। और तृतीय चट्टान हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसका मिलान जो है आपका ऑप्शन बी दिया गया है। 69वीं बीपीएससी का प्रश्न। फिर उसी तरह से एक प्रश्न दिया गया है 69वीं बीपीएससी का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका है मन्नार की खाड़ी का बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। चलिए देखिएगा, स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से होकर के निकलती है? तो ये तो आपको पता है कि ये आपके छोटा नागपुर पठार पर रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है और यह झारखंड राज्य के रांची के निकट नगरी गांव से निकल करके, ठीक है, नगरी गांव से। चलिए देखिएगा कि कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? वाल्मीकि है, ठीक है ना। भीमबांध मुंगेर में है, वाल्मीकि पश्चिम चंपारण में है। तो 1 और 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न, गजनेर जो है, गजनेर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका गजनेर जो है ये आपका राजस्थान में और दुधवा उत्तर प्रदेश में है। तो ये दोनों नहीं होगा, ये वाला होगा।
देखिए, गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है यह आपको बताना है। देखिए, 69वीं बीपीएससी का प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ उपयुक्त सभी दे रखा है इसका। एक बार आप सभी लोग इसका चारों ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, चारों आपका इस पर सही दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी है। तो ये पूरा 267 क्वेश्चन था इंडियन ज्योग्राफी में। नेक्स्ट मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करा दूंगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको शेयर